एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों एक दूसरे की जान थे। बचपन में ही माँ बाप उन लोगों को छोड़ चले थे। अब वो एक दूसरे के सहारे अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। बड़ा भाई बहुत समझदार था, छोटे की बहुत देखभाल करता था। साथ में खाना खाना बगैर अपने छोटे भाई के तो अशोक खाना भी नहीं खाता था। अशोक जो है वो बड़ा भाई है और नितिन और छोटा भाई है। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों कहीं भी जाते साथ में जाते, खाना खाते साथ में खाते, बैठते तो साथ में बैठ के बातें भी करते थे। दोनों का ये प्यार देख के गांव वाले आश्चर्य में पड़ जाते थे कि कितना प्यार है दोनों में। और फिर एक दिन अशोक की शादी हो जाती है। अशोक की पत्नी अशोक की तरह ही बहुत समझदार और सुलझी होती है। सब लोग के लिए खाना बनाना, सबका कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा करना अकेले कर लेती थी। कभी कभी तो खेतों में भी चली जाया करती थी। माला अपने देवर से बहुत प्रेम करती थी, अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। वो एक दिन, बेटा नितिन, तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, तो तुम क्या करना चाह रहे हो? शहर में जाकर नौकरी करना चाह रहे हो कि अपनी ही बिजनेस में हाथ पटाना चाह रहे हो? देखो, मैं तुम्हें रोकूंगा तो नहीं कि तुम शहर ना जाओ। तुम्हारा मन, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, नौकरी भी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। मैं तो चाहूँगा कि तुम अपनी ही बिजनेस में हमारा हाथ पटाओ और बिजनेस को आगे बढ़ाओ। बेटा, कभी तुम्हें मैं अपने से दूर नहीं रखा ना, इसलिए तुमसे दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। और वैसे भी तुम्हारी शादी भी करनी है, तो यहाँ रहोगे तो मेरे लिए सब आसान हो जाएगा। भैया, मैं शहर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। सुबह मेरी होती है तो आपसे ही होती है, शाम भी होती है तो आपसे ही होती है। और रही बात शादी की, तो अभी मेरी उम्र ही क्या है। मैं भैया आपका बिजनेस बहुत ऊपर तक ले जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। बस आपके साथ आपके बिजनेस में आना चाहता हूँ। ऐसे भी भैया, मुझे बाहर भाभी के हाथ का खाना थोड़ी ना मिलेगा। वहाँ पे तो जो मर्जी वही खाना पड़ेगा। यहाँ तो भाभी के हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना रहता है। मैं बाहर नहीं जाने वाला। नितिन की ऐसी बात सुन के माला कहती है, अच्छा तो देवर जी, आपको मेरे ही हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खाना है, देवरानी को नहीं लाना है? बस मैं ही खाना बनाऊं, मेहनत मैं ही करूं, घर का भी करूं बाहर का भी करूं। अरे कम से कम शादी कर लेंगे तो मेरी देवरानी तो आ जाएगी मेरी हेल्प करने के लिए। आप लोग तो बाहर बिजनेस के लिए चले जाते हो, मुझे घर का काम करना होता है और बाहर का भी। चलिए, वैसे कोई बात नहीं देवर जी, आप बिजनेस के चक्कर में बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, मत कीजिए शादी। मेरी क्या, मैं तो घर का भी काम कर रही हूँ, बाहर का भी कर रही हूँ, कुछ दिन और भी कर लूँगी। वैसे भी कर लेते तो अच्छा ही था, लेकिन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मत कीजिए। अरे अरे भाभी, आप नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ, कर लीजिए शादी भी मेरी। नितिन के मुंह से ऐसी बात सुन के माला और अशोक दोनों हंसने लग जाते हैं। माला अशोक को हंसता देख नितिन भी बहुत तेजी से हंसने लगता है। इन लोगों की ज़िंदगी इसी तरह हंसी खुशी निकल रही होती है। एक दिन ऐसा आता है कि नितिन की भी शादी हो जाती है। नितिन की पत्नी रूपा बहुत सुंदर थी। जैसे नाम था रूपा, उसी तरह सुंदर भी थी। और आज अशोक और माला की फैमिली कंप्लीट हो गई थी। अशोक माला अपने बच्चा नहीं पैदा किए नितिन की सेवा करने के लिए, नितिन को अपना बच्चा मानते थे। और दूसरी तरफ दोनों बहुएं भी बहुत समझदार थी। जितनी समझदार माला थी उतनी समझदार रूपा थी। वो अपनी जेठानी का बहुत अच्छे से मान सम्मान करती थी। हमेशा साथ में खाना पीना बनाना, वो लोग हमेशा खाना बनाते बनाते ढेर सारी बातें करती थी। कभी उन लोग को लगता ही नहीं था कि जेठानी देवरानी है। हमेशा उन लोग को यही लगता था कि हम दोनों बहनें हैं। साथ साथ वो हर जगह घूमने भी जाया करती थी। कभी कभी अगर खेत में घूमने जाती थी तो दोनों साथ में जाया करती थी। और ये सब देख करके गांव वाले जल भून जाते थे। ये देखो, निकली है देवरानी जेठानी की जोड़ी। देखो कब तक जहाँ जाती है अपनी देवरानी को गठियाई ही जाती है। लेकिन वो दोनों कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं देते और इसी तरह दिन अच्छे से निकल रहा था। एक दिन चौराहे पे बैठी दो औरतें बात कर रही होती हैं और तभी वहाँ से माला खेत के लिए निकलती है, वो भी अकेले। आज अकेले खेत में जा रही है, ये देख करके गांव की औरतें तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि अरे आज माला अकेले कैसे खेत में जा रही है। और देखते ही तुरंत आवाज़ लगाते, अरे वो माला, रुको तो, सुनो तो सही। माला पलट के देखती है और फिर कहती, आ जा, कुछ टाइम हमारे पास तो आ, आज अकेले कैसे, देवरानी को कहाँ छोड़ दी।
फिर माला उन लोग के पास धीरे धीरे करके आ जाती है। देवरानी को साथ न देख के सोची इनका आज कान भरते हैं। क्या हुआ माला, आज तेरी देवरानी तेरे साथ खेत में नहीं जा रही है क्या? उसको अभी से आराम देने लगी क्या? अरे अब तो तेरी उम्र है आराम करने की। उसको भी हर जगह खेत की यारी घुमाया कर, दिखाया कर, ताकि वो भी तो काम धाम सीखे। तू ही कितने दिन उसको बैठा के सिखाएगी? अरे हाँ हाँ बाबा, उसको भी सिखाऊंगी। और वैसे भी घर का काम क्या कम होता है? खाना पीना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, सबका कपड़ा धुलो, करती तो है बेचारी, अब कितना करेगी। और कभी कभी तो मेरे साथ खेतों में भी तो जाती है। हाँ हाँ, बड़ा देवरानी का पक्ष ले रही है। अरे कभी कभी तू भी आराम कर लिया कर, अपना हाथ पैर दबा लिया कर। अब तो तेरी उम्र भी हो गई है ना, उन लोग की वजह से तू अपने बच्चे नहीं पैदा की। अरे अब तो देवरानी के पल्लू सब छोड़ दे। अरे बाबा, अभी कितने दिन हुए हैं उसको आए, सीख रही है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे तुम लोग के पास तो बहुत टाइम है बात करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं, मेरी बहू घर पे अकेली होगी, मुझे खेत से रिटर्न भी आना है, तुम दोनों बातें करो, मैं तो चली। माला उन लोग की नीयत को समझ गई थी, इसलिए फटाफट करके अपना जी छुड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों पड़ोसी, ओहो बड़ा देवरानी वाली बन रही है, देखते हैं कितने दिन इनकी देवरानी का साथ देती है, आज नहीं कल तो छोड़ ही देगी। किसकी देवरानी काम आने वाली हैं, बहुत की हैं अपनी देवरानी के लिए, देखेंगे इनकी देवरानी कब तक इनके लिए करती है। इधर रूपा अकेले किचन में बैठ के खाना बना रही होती है। रूपा को अकेले देख उसकी पड़ोसन बिमला तुरंत उसके घर में आती है। अरे वो माला, सुनो तो, कहाँ हो? उसको सब पता है कि माला घर में नहीं है, फिर भी एक बहाने से आती है। और फिर बिमला को देख के ही रूपा आ जाती है। क्या हुआ दीदी, भाभी तो खेत पे गई है, कुछ काम था क्या आपको? मुझे कह दीजिए, मैं भाभी को बता दूंगी, अभी अभी तो गई हैं। अरे कैसी जेठानी है तेरी, अभी अभी तू आई है, घर का काम धाम करवाना चाहिए तेरे साथ, तुझे अकेले छोड़ के चली गई। कैसी जेठानी है, पहले भी तो काम धाम करती थी ना। अरे भाभी ऐसी बात नहीं है, अब कितना काम तो रहता है ना, खेत का भी तो देखभाल करना होता है। अब दोनों लोग बिजनेस के चक्कर में बाहर गए हैं, तो भाभी को तो बाहर देखना ही पड़ेगा ना। घर पे भाभी कराएंगी तो फिर बाहर कैसे करा पाएंगी? और वैसे भी भाभी तो मुझे सब सिखा दी हैं। अरे पहले भी तो करती थी, पहले घर का काम करती थी, बाहर का भी देखती थी, सबके लिए खाना पीना झाड़ू पोछा सब अकेले तो करती थी, अभी तुझे छोड़ के चली गई। तू तो बड़ी भोली है रूपा, तेरा फ़ायदा तेरी जेठानी खूब उठाएगी। वहाँ जाके मज़दूरों के पास सिर्फ बैठती तो है, बाकी मज़दूर ही करते हैं, कौन सा काम वो करती है। वैसे भैया मैं तो अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारी जेठानी माला बहुत ज़्यादा चालाक है। माला पूरी कोशिश कर रही थी देवरानी जेठानी के बीच फूट डालने का, लेकिन उसकी कोशिश तो धरी की धरी रह गई। फिर दूसरे दिन देवरानी जेठानी मार्केट के लिए साथ में निकली। ये देखते ही बिमला के सीने पे जैसे सांप लौट गया, वो एकदम से तिल मिला गई कि मेरा प्लान कुछ काम ही नहीं किया। पूरे गांव में एक माला की ही देवरानी है जो कितने अच्छे से अपने जेठानी के साथ रहती है, कितना मान सम्मान देती है, पूरे घर का काम अकेले करती है, माला बाहर का देख लेती है। काश कि ऐसी ही देवरानी पूरे गांव में जितनी औरतें हैं सबके पास रहती, बहुत अच्छी है। अरे अरे भाई बस कीजिए, आप कितनी तारीफ़ करेंगी ननद जी, आप तो अभी आई हैं, कुछ दिन रुकिए तो सही, फिर देखिए लीजिएगा इन लोग का भी। अब तो बिमला का जैसे फर्ज ही बन गया था कि अब किसी तरह से माला का घर तुड़वाना ही है। आए दिन अब वो उसकी देवरानी के पास जाती और उसको ढेर सारी बातें खरी खोटी सुनाती, माला की ढेर सारी शिकायतें करती। पूरी कोशिश लग गई थी उन लोग का घर तुड़वाने में, क्योंकि उसको पता था कि माला तो उसकी बात में आने वाली नहीं है, इसलिए अपने चंगुल में वो माला की देवरानी रूपा को ही फंसाना चाह रही थी। और हर रोज़ आना जाना शुरू हो गया था, किसी न किसी दिन तो माला मेरे चंगुल में फंसेगी। और वो दिन आ ही गया जिस दिन माला उसके चंगुल में फंस गई। उसकी बात सुन के अपने माइंड में बैठा ही ली थी। अब तो माला गुस्से से लाल काल हो रही थी उसकी बात सुन के। फिर एक दिन माला खेत के काम से बाहर जा रही थी। अरे सुनो रूपा, मैं ना खेत के काम से बाहर जा रही हूँ, मुझे दोपहर तक तो लग ही जाएगा, आज बहुत ज़्यादा काम है। आदमियों के साथ लगी रहती हूँ तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगाएंगे। तुम ना घर का सारा काम करके खाना ना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं आके खा लूँगी, ठीक है? रूपा को बिमला की बात याद आ जाती है। दीदी
पहले कुछ घर का ना काम भी करवा लीजिए। मैं घर का काम करते करते थक जाती हूँ। खाना पीना, झाड़ू पोछा सब मुझे अकेले करना होता है। आप तो खेत में जाके बैठ जाती हो, बाकी सब काम तो आदमी लोग करते ही हैं ना। तो थोड़ा सा घर का भी काम करवा लीजिए, फिर चले जाइएगा। बिमला का बोया हुआ बीज अब पेड़ बन चुका था। दोनों देवरानी जेठानी के बीच धीरे धीरे मचमच शुरू हो गया था, और यहाँ तक कि वो मचमच धीरे धीरे कब झगड़ा बन गया, कब क्लेश हो गया घर में, पता ही नहीं चला। आज दोनों लोग में घमासान झगड़ा होने लगा, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों को आना पड़ा। भाभी, मेरी पत्नी तो सही कह रही है। आप खेत में करती हैं क्या है? वहाँ पे जाके सिर्फ बैठ जाती हैं, मजदूरों को देखती हैं, मजदूरी काम करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत घर का भी काम तो करवा लिया कीजिए। घर का सारा काम मेरी पत्नी अकेले करती है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ अकेले करती है, और आके आप सिर्फ खाना खा लेती हो बस। नितिन, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी भाभी ने बहुत कुछ किया तुम्हारे लिए, और ये मत भूलो कि तुम्हारे लिए हमने अपने बच्चे नहीं पैदा किए, तुम्हारे सेवा सत्कार के लिए क्या क्या नहीं किया है। अगर रूपा के आने से थोड़ी सी भी आराम माला को हो जाता है तो इसमें कौन सी बड़ी गलती है। माला तो दिन भर करती थी ना, पहले भी घर का भी काम करती थी, खेतों में भी जाके करती थी। अगर आज थोड़ा सा आराम ही कर लेती है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। भाई साहब, मैं भी थक जाती हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ। दिन भर झाड़ू पोछा खाना पानी दिन भर लगा रहता है। क्या मैं आराम की हकदार नहीं हूँ? बस बहुत हो गया, मुझे ये झगड़ा लड़ाई नहीं चाहिए। मुझे अब सिर्फ और सिर्फ बंटवारा चाहिए, बंटवारा। जी भैया, मैं भी यही चाहता हूँ कि बंटवारा हो ही जाए, क्योंकि मेरी पत्नी दिन भर काम करे और भाभी जाके खेत में बैठ के आराम करे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। थोड़ा बहुत तो कर लेना चाहिए। इसमें पूरी गलती भाभी की है, मेरी पत्नी की नहीं। अब बंटवारा कर ही दीजिए। बंटवारा का नाम सुन के पूरा परिवार सन्न रह जाता है, ज़्यादातर अशोक और माला। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि बंटवारा की भी नौबत आएगी हमारे घर। ठीक है नितिन, अगर तुम चाहते हो कि बंटवारा कर लेने से सुकून मिलेगा तो तुम ज़रूर करो, और मैं बंटवारा करने के लिए तैयार हूँ। अशोक के मुंह से ऐसी बात सुन करके माला बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि अशोक के चेहरे की उदासी सिर्फ और सिर्फ माला पढ़ पा रही थी। फिर माला कहती है, अरे रूपा, तुम ना रहने दो, गुस्सा मत हो, मैं खाना बनवा लिया करूँगी, फिर जाया करूँगी खेत में। ये बंटवारा का ना नाम मत लो, बंटवारा बिल्कुल भी मत करो, मैं घर का काम कर लूँगी। भाभी, अब आप रहने ही दीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। मैं अब एक में नहीं रह सकती, मुझे बंटवारा तो चाहिए ही चाहिए। बंटवारा को लेकर के दोनों भाइयों में लात घूसा मुक्का सब चलने लगता है, सिवाय एक पड़ोसी की बात सुन करके। एक पड़ोसी की बात, आज दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, जो एक दूसरों के बगैर नहीं रह सकते थे। आज वो दोनों इस तरह से लड़ रहे हैं मानो एक दूसरों की जान के दुश्मन बन बैठे हों। फिर क्या था, दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। माला दूसरे किचन में खाना बना रही है, खाना तो बना रही है लेकिन उसका ध्यान रूपा पे लगा है, मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। इधर रूपा अपने किचन में खाना बना रही है अलग, वो भी खाना तो बना रही है लेकिन उसका मन उसकी जेठानी पे लगा है, उसका भी मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। खाना खाने दोनों लोग बैठे हैं, रूपा और उसके पति, और उधर अशोक और माला, लेकिन खाना किसी से नहीं खाया जा रहा है। दोनों अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, किस तरह से रहते थे, आज किस तरह से रहने लगे। बंटवारा होने के बाद दोनों भाई अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए, और ऐसे ही दिन निकलने लगा। एक दिन नितिन अपने खेत में खड़ा होकर खेतों का काम देख रहा था, दूसरी तरफ अशोक चल फिर के अपने खेतों का काम देख रहा था। नितिन अभी भी अपने खेत में ही था। देखा किस तरह से मैंने इन दोनों भाइयों में टकरार करा दी, टकरार ही नहीं, चूल भी आगे करवा दी, चूल अलग अलग जलने लगा। मेरा कमाल सारे गांव में फेमस है कि दोनों भाई एक दूसरे की जान है, तो ये हैं वो हैं। और ये सारी बात पीछे खड़ी होके रूपा सुन रही थी, और पड़ोसन बिमला अभी भी सारी हरकतें अपनी बकती चली जा रही थी। रूपा सारी बात सुन रही थी, वो अपने पति से बिमला बता ही जा रही थी, उसको रूपा दिख ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी। क्या बात कर रही हो जी, तुमने ये सब किया है? अरे वाह, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। इन दोनों का चर्चा बड़े जोरों से था, पूरे गांव के लोग इन लोग को पसंद करते थे। सुनिए जी, मैं आपके लिए टिफ़िन लाई थी। आपको पता है, आज ना मैंने बहुत बड़ी बात सुनी। हम लोग को अलग करने का साजिश किया गया था। हमारी जो पड़ोसन बिमला भाभी है ना,
वही सब की थी। वो आके सच में मुझे भी बहुत कुछ बोला करती थी भाभी के विषय में, और मैं उनकी बात पर यकीन करती चली गई। रूपा के मुंह से ऐसी बात सुन करके नितिन की तो मानो जैसे आत्मा ही बाहर निकल गई हो, क्योंकि नितिन के लिए अशोक बहुत कुछ किया था। वो नितिन के लिए अपना बच्चा, खुद का बच्चा नहीं पैदा किया, वो नितिन को अपना बेटा मानता था। सारी खुशियाँ नितिन पे लुटा दी थी। आज उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। रूपा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, किस तरह से चले भाभी के पास, कैसे माफ़ी मांगे, क्या बोलें भैया को। भैया के सामने ना कुछ बोलती थी, वो भैया से बंटवारा की बात कर दी थी। अब वो बहुत शर्मिंदा थे। किसी तरह हिम्मत जुटा के नितिन बोलता, हमें तो चल के माफ़ी मांगना ही होगा और अपने परिवार को टूटने से, बिखरने से बचाना होगा। तुरंत वो दोनों भाभी और भैया के पास पहुंच जाते हैं। इधर भैया भाभी बात कर रहे होते हैं कि हमारा परिवार कैसा था, कैसा हो गया, टूट के बिखर गया। मैंने कभी नहीं चाहा था कि हमारा परिवार इस तरह से हो। बहुत दुखी था अशोक और उसकी पत्नी माला। और तभी वहाँ पर रूपा और नितिन पहुँच जाते हैं। रूपा और नितिन को देख करके अशोक और माला बहुत खुश थे। रूपा और नितिन नज़र भी नहीं मिला रहे थे, बस वो तुरंत अपने भैया के पैरों में गिर जाते हैं और एक ही वर्ड निकल रहा था, माफ़ कर दीजिए भैया, हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे घर को तोड़ा गया है, हमारी बीवी को भड़काया गया है, हम किस मुंह से माफ़ी मांगे। हमें अपनों से ज़्यादा गैरों पे यकीन हो गया था, हमें माफ़ कर दीजिए। अशोक बहुत खुश था अपने परिवार को फिर से एक देख के। उसे समझ में आ गया था कि नितिन को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो गैरों की बात पे यकीन करके बहुत ज़्यादा पछता रहा था। तभी माला भी कहती है, हाँ हाँ, मुझे भी आके बहुत कुछ बोलती थी बिमला, लेकिन मैं उसकी बात पे कभी यकीन नहीं की, ना तो उसकी बात पे मैंने ध्यान दिया। हमेशा रास्ते में रोक के रूपा की बुराई किया करती थी, हमेशा उसको बाहर भेजने की बात किया करती थी। लेकिन मेरा परिवार है, मुझे कैसे रखना है ये मैं समझूंगी। मैं उसकी बात पे कभी भी यकीन नहीं की। हाँ हाँ भाभी, आप सही कह रहे हो, आपकी जाती ही वो मेरे पास आती थी और आपके विषय में सब कुछ उल्टा सीधा बोलती थी। मैं धीरे धीरे करके उनकी बातों में आ गई। भाभी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अपनी बेटी ही समझ के। आपने मेरी बहुत हेल्प की और मैं आपको समझ न सकी। भाभी माफ़ कीजिएगा। ठीक है रूपा, आगे से गलती नहीं करना। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी हो, मुझसे कहना, हम दोनों समझ लेंगे। मैं तो तुम्हें बहन मानती थी और उसी तरह तुम्हारा हेल्प भी करती थी। आज अशोक और माला बहुत खुश थे क्योंकि उसके परिवार फिर से एक हो गया। फिर से देवरानी जेठानी साथ में बैठ के खाना बनाना, गप्पे मारना शुरू कर दी थी, जैसे वो पहले करती थी। और वो कहीं भी जाती थी अब फिर से साथ में जाने लगी, कभी किसी पड़ोसी के बहका में नहीं आती थी। पड़ोसी पहले की तरह फिर से जलने भुनने लग गए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।